आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विवेक श्रीवास्तव, राजकीय इंटर कॉलेज उन्नाव से गणित का शिक्षक। कक्षा 10 के पहले पार्ट को लेके आया हूँ आपके सामने। वास्तविक संख्याएं जो पहला पार्ट है एनसीईआरटी का, जिसमें अगर हम प्रश्नावली 1 की बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये। तो आइए देखते हैं क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं और किस तरीके से इसमें होता है। इससे पहले हम लोग ज़रा बात कर लें एल्गोरिथम क्या होता है। इसमें आपके में दिया हुआ है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है। क्या होती है? एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है जो काफ़ी अच्छी तरीके से जिनकी डिफिनीशन दी गई होती है, यानी सुपरिभाषित होते हैं। जो हुआ क्या है कि 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे हमारे, जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। ठीक है, तो अल ख्वारिज़मी, देखिए अल आ रहा है तो उसी से ये एल्गोरिथम्स लिया गया हुआ है। ठीक है, वास्तव में जो एलजेब्रा शब्द होता है वो भी इन्हीं की एक लिखित पुस्तक है। अगर हम लोग देखें, हिसाब अल ज़बर व अल मुकाबला, हिसाब अल ज़बर व अल मुकाबला उसी से ही लिया गया है। ये इनका चित्र दिया गया है एनसीईआरटी में, आपके इसमें है ये। प्रमेयिका अभी आगे आएगी। तो प्रमेयिका क्या होती है? ये एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके होते हैं। ठीक है, और किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में जो वो प्रयोग होता है वो प्रमेयिका कहलाता है। यानी प्रमेयिका क्या हो गया? एक कथन हो गया जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, सिद्ध है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसमें दी हुई है, और इसमें हमने आपके एनसीईआरटी बुक का ही एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक स्टोरी टाइप में दी हुई है इसमें। तो जरा देखते हैं हम लोग कि क्या है ये स्टोरी। एक विक्रेता है। ठीक है, एक विक्रेता था। वो क्या कर रहा था कि सड़क पे चलते हुए अंडे बेच रहा था। तभी एक आलसी व्यक्ति आया जिसका कोई काम नहीं था। उसने क्या किया, उसके पास कोई काम तो था नहीं, उसने सोचा कैसे टाइम पास किया जाए। उसने क्या किया, विक्रेता से वाक्य युद्ध प्रारंभ कर दिया। वाक्य युद्ध का मतलब ये प्रारंभ कर दिया कि ये अंडे कितने के दिए, अरे तुम तो महंगे लगा रहे हो, वहाँ इतने के बिक रहे हैं, एंड ऑल दैट। ठीक है, बात आगे बढ़ती चली गई। तो क्या हुआ, आखिरी में लड़ाई की कंडीशन आ गई। तो उसने क्या किया, अंडों की टोकरी को छीन कर कहाँ, सड़क पर गिरा दिया। अंडे, अब जाहिर सी बात है, जब सड़क पर गिरा देंगे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अब जब टूट गए तो विक्रेता को तो अपने पैसे चाहिए। तो गांव में पंचायत थी, पंचायत के पास लेके गया। उसने कहा कि भाई अंडे के मूल्य चाहिए। तो पंचायत ने कहा ये तो बताओ कितने अंडे टूटे थे। ठीक, तो उसने उत्तर दिया कि दो दो गिनने पर एक बचेगा, तीन तीन गिनने पर दो बचेंगे, चार चार गिनने पर तीन बचेंगे, पाँच पाँच गिनने पर चार बचेंगे, छः छः गिनने पर पाँच बचेंगे, सात सात गिनने पर कुछ भी नहीं बचेगा। और जो मेरी टोकरी है उसमें मैक्सिमम 150 अंडे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए प्रयत्न करते हैं कि क्या आखिर उसके बाद कितने होंगे। ठीक, तो देखो बच्चों, उन्होंने क्या कहा कि हम छः छः गिनेंगे तो पाँच बनेंगे। यानी कि अगर इस समीकरण को हम बनाए तो ए बराबर 6q+5 होगी। ए यहाँ क्या है, मान लिया टोटल अंडे कितने थे? ए थे, है ना। अब उसने कितने गए? छः छः गिने, यानी छः छः के जोड़े बनाएगा, छः छः के ढेर लगाएगा। तो मान लो एक ढेर ये छः का, एक ढेर ये छः का, एक ढेर ये छः का, इस तरीके से छः छः के ढेर हो गए। और लास्ट में क्या हुआ, अब पाँच अंडे बच गए। तो वो छः का ढेर तो हो नहीं पाएगा, तो वो पाँच अंडे तो प्लस में आ गए। और बाकी कितने के ढेर बने? छः के। और उसने क्या कर दिया, क्यू, यानी कि छः इंटू क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है, वो ढेरों की संख्या है, और छः छः के ढेर। तो कुल अंडे कितने हो गए? 6q+5। इसी तरीके से देखें, जब वो कह रहा पाँच पाँच गिनने पे, तो अब देखो जब छः छः गिने थे तो यहाँ 6q आया था, तब पाँच पाँच गिनेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5q आ जाएगा। तो अब यहाँ पे चेंज कर दिया, एस कर दिया, 5s कर दिया। कितने बचे? चार बचे। बच्चों अब जो चार चार गिनेंगे तो यहाँ जब छः गिनना है तो 6q आ रहा था, पाँच गिनना है तो 5s आ रहा था। अब चार चार गिनेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, क्यू आर एस ये सब अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक चर पद होते हैं, इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ये अपने मन से लिख सकते हैं हम लोग। तो 40+3, क्योंकि तीन बच रहा है, तीन तीन गिनने पे दो बच गए, तो 3u+2 हो गया। ठीक है, और ये जो भी q है, r है, s है, t है, u है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है? वही जीरो से लेकर जो भी चलती आ रही, एक से लेकर प्राकृतिक संख्या सारी होती है। ठीक, दो दो गिनों पर एक बचेगा, तो a = 2b+1। ठीक, अब क्या है कि अब इस स्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास
जो भी है वो सब धन पूर्णांक है। ठीक। अब मान लिया है कि उदाहरण में b के मान क्रमशः कितने हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यही तो है। देखिए ये देखिए 6, 5, 4, 3, 2, ये सब है ना। अगर हम इन दोनों को, यानी कि a हमारे कुल वो हो गया जो उनकी संख्या है अंडों की, उसको हम b से भाग दे रहे हैं, तो शेष हमारा कितना बच रहा है, ये देखिए 5 बच रहा है, 4 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारा शेष क्या बनता है, बचता है r। अब इसमें r क्या है, देखो यहाँ पे देखो 5 है ना। यहाँ पे अगले उसमें क्या है, 4 है। r की बात करते हैं, फिर से कर देते हैं। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ कितना है 4 रिमाइंडर, यहाँ पे 3 है शेष, यहाँ पे 2 है शेष, यहाँ पर 1 है शेष। ठीक है। तो इसको हम जिस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक। अब चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि 7 के हम ऐसे मल्टीपल खोज लें जो सभी प्रकार के प्रतिबंधों को, यानी कि ये जितने भी प्रतिबंध हैं सभी प्रकार के प्रतिबंधों को संतुष्ट कर लें। और उसके लिए हम एलसीएम का प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 119। और ये देखिए 7 का है 119, 7 का गुणा जो हो गया 7, 17 आ गया ना। तो अब आप रख के देख लीजिए, यानी कुल अंडों की संख्या कितनी थी, 119। किसी भी प्रतिबंध में रखो तो ये पूरा आ जाएगा तुम्हारा। ठीक। तो ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक, फिर संख्या का गुणज हो गया, और जितना रिमाइंडर बचा है यानी कि जितना शेष बचा, इस रूप में अगर हम लिखेंगे तो वो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाएगी। चलिए इसमें क्या आते हैं इसकी विशेषताएं थोड़े देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, a और b होते हैं। तो ऐसे होने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान रहती हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया, b q, b यानी कि कितने गुना है प्लस r, इस फॉर्म में होगी। और यहाँ पर a और b जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और जो r की वैल्यू है, यानी कि जो रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर बचा है यानी कि जो शेष बचा है, उसकी वैल्यू क्या है, b से कम है। उसकी वैल्यू क्या है, b से कम है। ठीक है। ये कलन विधि है। दो धनात्मक पूर्णांकों का जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं उसकी एक विधि होती है। ठीक है। अब कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो मान लीजिए दो धन पूर्णांक सी और डी, ना सी की वैल्यू डी से बड़ी। ठीक है। तो उसके लिए 3 चरण होते हैं, 3 तरीके से होता है। अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको आगे। पहला चरण क्या है, इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और Q और R को ऐसा ज्ञात करेंगे कि C इज इक्वल टू डी, हमको डी भी निकालना है, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यहाँ किसकी वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे, Q की और R की, तो C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ठीक। जहाँ C और D ये क्या है, हमारे धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरी बात बच्चों, जो D की वैल्यू है, जो D की वैल्यू है वो C से छोटी है। D की वैल्यू क्या है, C से छोटी। ठीक। अब स्टेप दूसरा क्या होगा, हम C यदि R हमारा यानी कि रिमाइंडर हमारा विशेष बल 0 है, तो C और D का अगर जिससे R हमारा 0 आ गया, R हमारा कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, तो जो C और D का SCF है वही आंसर होगा। ठीक है। अगर 0 नहीं आ जाएगा तो तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है। इस स्थिति में जो भाजक प्राप्त होगा वही हमारा वांछित SCF यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा। जरा देखते हैं कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 दो संख्याएं दी बच्चों, 135, 225। अच्छा, अब इनमें से संख्या बड़ी कौन सी है, 225 है ना, तो 225 इज ग्रेटर देन 135। अब हम इसको प्रयोग में लाएंगे, तो जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखो, और ये देखो कि 135 से भाग देने पर ये कितनी बार जा रहा है। तो 225 को अगर हमने 135 से भाग दिया तो ये सिर्फ एक बार गया।
अर्थात 135 कितनी बार? एक बार। तो देखो 135 हुआ, तो यहाँ पे अब कितना बचा? 135 के नीचे रखो भाग देने के बाद, 90 बचा प्लस 90, कितना बचा? 90। तो देखो आ गया 225 इजकल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। वही फॉर्म है हमारा ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर का। आ रहा ना फॉर्म बेटा? आगे देखो, अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर आर जीरो नहीं आया। अब दूसरा देखो, चूंकि शेष कितना है 90, ये जीरो नहीं है, तो अब 225 को छोड़ देंगे, हमारा 135 और रिमाइंडर कितना आया था 90। अब इसके लिए लेंगे तो कौन बड़ा है? 135 बड़ा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 135 बराबर, अब क्या होगा? किससे भाग देंगे? 90 से। जो 90 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार तो जाएगा, इसीलिए इसको हमने लिख दिया 90 गुणे ए। रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 45। तो 135 को हमने क्या लिख दिया? 90 गुणे 1 प्लस 45। देखो ये भी वही फॉर्म है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं? ठीक। अभी क्या, अब हमारा शेषफल जीरो आया? नहीं आया। अभी कितना आया? 45। ठीक। तो अब 45 भी जीरो नहीं हुआ, तो अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब किसके लिए लेंगे? जब देखो यहाँ 225 था, 135 से भाग दिया था, तब 90 बचा था, फिर 225 को छोड़ दिया था। कौन लिया था हमने? 135, और उसको 90 से भाग दिया था। अब 90 से भाग देने पर यहाँ 45 बचा, तो अब हम 135 को छोड़ देंगे, क्या लेंगे? 90 और 45 बच्चों। तो अब जरा 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 से भाग दो तो 2 बार जाएगा, 45 गुणे 2, और रिमाइंडर क्या बच गया? अब जीरो, यानी कि आर बराबर हमारा एटलीस्ट जीरो आ गया इस जगह पर। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया। और किससे भाग दिया था हमने? 45 से, तभी तो जीरो आया था। चूंकि शेषफल किसके बराबर हो गया? जीरो हो गया। भाजक कौन है? 45 है, इसलिए जो 135 और 225 है, इसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा बच्चों? 45। ठीक है, एक क्वेश्चन और करता है इसी का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे दिया है 196 और 38,220। अब ये दो संख्या हैं, बड़ी कौन सी बच्चों? 38,220। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यानी हम किसको? 38,220 को लिखेंगे। और किससे भाग देंगे बच्चों? 196 से। तो देखो जब 196 से भाग देंगे, ठीक है, तो इसको रफ में अगर भाग देकर तुम देखोगे तो ये 195 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 195 बार। भाग देने का वही तरीका है, देखिए 196 और यहाँ पर 38,220। ठीक, तो देखिए एक बार गया, है ना? तो यहाँ पर 196। अब आप लोग 10th में आ गए हैं, तो ये भाग वाली विधि तो आपको पता होगी, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा जीरो, और जो भागफल आएगा वो कितना आएगा? 195। यानी हम 38,220 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 196 गुणे 195। अब क्या इसमें शेषफल है? नहीं है, जीरो। तो अब शेषफल जीरो के बराबर हो गया। तो भाजक यानी जिससे भाग दिया, किससे भाग दिया था हमने? 196 दिया था, तो इसका HCF क्या हो गया? 196। याद रखिए, जो भाजक आएगा वही हमारा मासा होगा। एक क्वेश्चन और, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग कीजिएगा अपने हिसाब से, और कमेंट करके बताइएगा अगर उसको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा वो। प्रश्न संख्या 2 है कि दिखाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? एक पूर्णांक, यानी इस रूप में होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम संख्याएं और सम संख्याएं बच्चों पता है, सम संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। और विषम, अब इनमें कौन सा बचा? 1 बचा, 3 बचा, 5, तो जिनके संग में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होते हैं, या 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, वो कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं बच्चों। ठीक, तो हमको ये बताना है बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ पे q क्या है? एक पूर्णांक। तो इसको हल करने के लिए हमने मान लिया कि a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक, और b की वैल्यू 6 मान ली। 6 क्यों मान ली? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब जगह 6 है ना, 6q 6q, तो हमने b की वैल्यू कितनी मान ली? 6 मान ली। अब a का मान धनात्मक पूर्णांक है तो बड़ा होगा, तो क्या होगा? 6q + r ही तो होगा,
ये तो हम लोग करते आ रहे हैं यूक्लिड प्रमेय से, 6q प्लस आर होगा। अब आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 6 नहीं होगा, गलत लिख के आए। 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, 6 की जगह क्या 3 होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि आर की वैल्यू जो रिमाइंडर है, अगर 6 हो जाएगा तो हम तो 6 से ही तो भाग दे रहे हैं, है ना, तब तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, राइट। तो आर की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, 0 1 2 3 4 5 के बीच में, यानी कि 6 से कम ही कोई वैल्यू हो सकती है। यानी आर किस रेंज में जाएगा कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा अथवा 6 से कम होगा। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? या तो ए बराबर हम 6q लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि जब आर हमारा 0 होगा तो 6q प्लस आर 0 हो गया। जब आर हमारा 1 होगा तो हम 6q प्लस 1 लिख सकते हैं। जब आर हमारा 2 होगा 6q प्लस 2 लिख सकते हैं। जब आर हमारा 3 होगा तो 6q प्लस 3 लिख सकते हैं। फिर 6q प्लस 4 लिख सकते हैं, 6q प्लस 5 लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जब आर हमारा 0 होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जब 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब वो नहीं रहेगा तो 1 को हटा देंगे, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पेन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब ये नहीं होगा तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 6q को हम 3 इंटू 2q लिख सकते हैं, है ना। 6q प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम 4 को 6q प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं? 6q प्लस 4 प्लस 1, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 आ जाएगा। फिर से देखते हैं इस स्टेप को। ये देखिए बच्चों, a बराबर 6q, 6q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये तो आप समझिएगा 6 नहीं था, ये इसको हटा दीजिएगा। तो 6q प्लस 1 को हम 6q को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 इंटू 3 लिख दिया प्लस 1। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3q। तो इसको हमने पूरे को क्या मान लिया है? k। यहाँ k क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो देखिए उसकी जगह क्या आ गया 2k प्लस 1 आ गया, ये 1 नहीं 2k प्लस 1 आ गया। इसी तरीके से बच्चों आगे देखिए 6q प्लस 3, तो 6q 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया 6q प्लस 2 प्लस 1, ठीक। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन कर लिया, देखिए 2 कॉमन कर लिया तो 3q प्लस 1 बचा, और 3q हमने क्या माना था? k माना था। k1 k2 कर लीजिए, यहाँ पे k1 कर दिया था हमने इसको। ये देखिए ये k1 है, तो ये वाला यहाँ पे k1 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा ले लें तो ये क्या हो गया k2 हो गया। ये चूंकि टाइपिंग में क्या होता है कि ये सफिक्स बनना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये अगर यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ना, ये k2 ऐसे लिखा है, उसका मतलब क्या है? ये k2 है, ठीक है। k1 ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये k1 है, ठीक। क्योंकि टाइपिंग में वो सामने आ नहीं पाता है, इस वजह से। इस तरीके से देखिए हमने सारे प्रसार लिख लिए, सबको खोल लिया। तो अब इससे स्पष्ट क्या हो रहा है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सब किस प्रकार के हैं? 2k प्लस 1 के। किस प्रकार के हैं? 2k प्लस 1 प्रकार के हैं। और जहाँ k पूर्णांक है और 2k प्लस 1 क्या होता है? एक विषम संख्या। आप कोई भी रख लीजिए, k की जगह 0 रखिए तो 2 इंटू 0 1 आ गया। k की जगह आप 2 रखिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5 आ गया। 3 रखिए, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 आ गया। तो ये सारी विषम संख्या हो गई, यानी ये रूप कौन सा है? विषम संख्या का है, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो इस रूप में होता है 6q प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, वो क्या होता है? हमारा एक विषम पूर्णांक होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये 32 लोगों की टुकड़ी है और इसके पीछे 196 लोगों को, ये 32 लोगों की टुकड़ी है, इससे पीछे 196 लोगों को मार्च करना है इन 32 के पीछे। तो कितनी स्तंभों में, कितने कॉलम्स में लगेंगे कि मार्च कर सके आसानी, ठीक है। तो अब ये देख लिया कि कुल कितने हैं 616, ठीक है।
यानी कि अधिकतम संख्या कितनी है 616, और कितने सदस्यों के पीछे करना है 32। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, सीधे से जो संख्या 616 और 32 उसका हम क्या निकाल लेंगे, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। कैसे होगा बच्चों, 616 और 132 का यूक्लिड से निकालिए। छोटी संख्या कौन है 32, किसके लिए निकालना है 616, तो क्या करेंगे 32 से भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 गुणे 19, 32 गुणे 19, और इसमें अब रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। कितना बच गया 8 बच गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब 8 और किससे भाग रहे थे 32, तो 32 को 8 से भाग दीजिए, तो 8 गुणे 4 और रिमाइंडर कितना बचा 0। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 बचा इसका मतलब क्या है, अब हमारा महत्तम समापवर्तक आ गया है। तो भाजक कौन था हमारा 8 था, 8 ही तो था जिससे हमने भाग दिया था। अतः क्या होगा, आर्मी अधिकतम कितने स्तंभों में मार्च कर सकती है 8, यानी कि जो संख्या दी हो उनका आपको मासा निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यूक्लिड प्रमेय से निकालने कहेंगे तो फिर हमको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को करके ये दिखाइए, प्रयोग करके दिखाइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए है। यहाँ देखिए 2 बार हो गया है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 होता है, ये 2 बार टाइप हो गया है, 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब जरा हम लोग क्या करते हैं, और वही यूक्लिड प्रमेय यानी a = 3q + r। तो बच्चों क्या किया हमने, एक पूर्णांक लिया धनात्मक, अब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, देखिए 3 दिया है, हर जगह 3 आ रहा, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो बच्चों अब हमारा पूर्णांक क्या होगा q 0, a = 3qr होगा, और r की वैल्यू अब यहाँ पे आप लोग बताइए कितनी हो सकती है 3, b की वैल्यू है तो इसका मतलब भाग हम 3 से दे रहे हो, तो क्या ये 3 हो सकती है, नहीं हो सकती, 3 से कम रहेगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो हमारे पास क्या है a = 3q + r, वही चीज़ a = 3q + r, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो जब 0 लिखेंगे तो ये देखिए रबड़ का प्रयोग करके ये 0 हो गया, तो किस फॉर्म में हो गया 3q हो गया। अब जब हमारा 3q का 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा, जब 2 आएगा तो 3q + 2 हो जाएगा, जब रिमाइंडर 2 आएगा तो 3q + 2 हो जाएगा, यानी ये 3 पार्ट आ गए। अब इनका क्या करना बच्चों, यहाँ पे जो ये a2 ऐसे लिखा है इसका मतलब है a², क्या मतलब है a², ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये देखो ये a2 लिखा है, ये a² है। वही बताएं टाइपिंग में क्या होता है, जब करती है हम लोग फार्मूला रखते हैं तो स्क्वायर और सफिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये a2 जो लिखा है वो a², तो a² का मतलब क्या 3q का स्क्वायर या 3q + 1 का स्क्वायर या 3q + 2 का स्क्वायर। a² देखिए एक 3q आया था तो हमने 3q को स्क्वायर कर दिया, एक वैल्यू जब 3q + 1 आई थी जब r = 1 तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, और एक क्या आई थी 3q + 2 तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तीनों का स्क्वायर हो गया। अब जरा स्क्वायर खोल दें तो देखिए a का जब स्क्वायर खोलेंगे तो 9q² आएगा, और जब 3q + 1 का करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a² + b² + 2ab, तो कितना आएगा 9q² + 6q, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 9q² + 6q और +1 आ जाएगा। जब हम 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 9q² यानी a² + b² यानी कि 4 + 2ab, 2 3 = 6 और 2 = 12q, तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब वही काम जैसा अभी हम लोगों ने 6 वाले में किया था, कॉमन लेने वाला, तो यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया 3 को कॉमन ले लिया, तो a² को हम 9q² था तो 3 × 3q² लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 × 3q² हो गया बच्चों, और जब हमारा 9q² + 6q + 1 था तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने पहले स्टेप से 3 कॉमन कर लिया, तो देखो 3q² + 2q + 1 बचा। उसी तरीके से इसमें हमने क्या कर लिया, दूसरे स्टेप से 9q² + 12q से 3 कॉमन किया तो 3q² + 4q बच गया।
ठीक है, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर, इसको हम के मान सकते हैं, तो या तो ये के आ गया, या यहाँ पे के प्लस 1 आ गया, या यहाँ पे के प्लस 2 आ गया। ठीक, इसलिए हम किसी पूर्णांक को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या 3m प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये m होगा, या 3m होगा, या 3m प्लस 1। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन को प्रयोग करके दिखाइए धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, वर्ग था, अब यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, घन आ गया। तो वही चीज होगी, सब चीजें हम वही मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में होगा। वहां पर हम वर्ग कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे। यानी ये A3 ऐसे जो लिखा है वो है क्या बच्चों, ए क्यूब, ए का क्यूब। तो ए क्यूब या ए प्लस बी का क्यूब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो सारी चीज़ें सब वैसे ही हो जाएंगी। इसको सॉल्व करके देखिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या था, उसके प्रश्नावली 1.1 हमने की। कल हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है यानी प्रश्नावली 1.2 उसको हल करेंगे, और फिर उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। इसको देखिए, थोड़ा सा अलग चीज़ है, कक्षा 8 से हटकर, कक्षा 9 से हट के थोड़ी सी अलग चीज़ है। तो अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट कीजिए और हमें अपनी समस्या बताइए, जिससे हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से बचकर रहें। कोविड-19 बीमारी बहुत ही घातक बीमारी है, तो इसके लिए सबसे अच्छा बचाव यही है कि हम घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहें, और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाया गया है 3 मई तक का, उसका पालन करते रहें, घर पर ही रहें। धन्यवाद।